अस्सलाम वालेकुम। रुपया इंटरबैंक में 210 पे पहुंच गया और पाकिस्तान की इकॉनमी में और पाकिस्तान के अंदर महंगाई और एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल करने में सबसे बुनियादी रोल जो अदा करता है, रुपए की डिवैल्यूएशन करती है। 189 पे पीएमएलएन को हुकूमत मिली थी या पीडीएम को हुकूमत मिली थी, फिर ये उसको 181 पे ले आया और अब 210। तो कम व बेश कह लीजिए कि 30 रुपये का फ़र्क इनके दौरे हुकूमत में पड़ चुका है और कहाँ थमेगा अभी उसकी भी खबर नहीं है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने आईएमएफ के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग होने की बात की, कुछ उसकी वजाहत मांगी है मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू होने से। तो बजट के ऊपर जो बजट की दस्तावेज़ात हैं या बजट के जो नंबर्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, अहदाफ हैं, उसके ऊपर तो आईएमएफ से एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होने का कल इम्कान मौजूद है कि ट्यूसडे को आईएमएफ से बजट के हवाले से कुछ हमारी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। लेकिन एक होता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, जिसके बाद आईएमएफ की जो टीम है वो प्रोग्राम को रिकमेंड करती है बोर्ड रिव्यू के लिए और उसके बाद अगली किस्त जारी होती है। वो अभी मालूम नहीं है कि उसमें कितने रोज़ और लगेंगे। तो रुपए का ये गिरना कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से और महंगाई के हवाले से। हमारी इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा है, एक तो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, हम कहते हैं कि हम हर चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, तो उसमें पेट्रोलियम मसनूआत शामिल हैं, एलएनजी बाहर से मंगवाते हैं, शायद ज़रूरिया में से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं। अब तो हम अजनास भी बाहर से मंगवाते हैं, गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं और कई ज़रूरी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पाकिस्तान के अंदर पैदावार नहीं है। दालें पाकिस्तान में जितनी ज़रूरत है उतनी पैदा नहीं होती, तो हम लार्जली पाकिस्तान से बाहर से दालें मंगवाते हैं और जैसे ही रुपया गिरता है उनकी कीमतें रुपयों में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है जिसको कहीं पे ब्रेक लगाना ज़रूरी है। वैसे तो दुनिया के बेशतर ममालिक देखें, दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी क्राइसिस मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है। किसी एक जगह पे ब्रेक लगनी चाहिए थी। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में कोई बहुत बड़ा इकॉनमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि रुपए की वैल्यू जो थी वो 180 से ऊपर नीचे कहीं ब्रेक लगनी चाहिए थी, लेकिन 210 पे पहुँच चुका है। इसका मतलब है कि हम रुपए की असल कदर से नीचे पे इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और स्टेट बैंक इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता इसको डिफेंड करने के लिए। मैं जितनी भी तनकीद करूं, लेकिन उसके लिए ख़जाने में पैसा होना ज़रूरी है। $10 बिलियन पे इसको मौजूदा हुकूमत को ख़जाना मिला था, $10.3 बिलियन पे, और अभी शायद उतना भी नहीं होगा। और $10 बिलियन भी जब हम कहते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल नंबर है। उसके अंदर सऊदी अरब, चाइना और यूएई का ऐसा पैसा शामिल है, दोस्त ममालिक का, जिसको हमने बोरो किया हुआ है सिर्फ रिजर्व्स में दिखाने के लिए, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल बैंक्स हैं उससे 3 से 4 अरब डॉलर बोरो करके, हमने उसे फॉरवर्ड स्वाप्स बोलते हैं उसको, वो है तो प्राइवेट पैसा लेकिन स्टेट बैंक उसको भी उठा लेता है और उठा के उसको रिजर्व्स में रख लेता है दिखाने के लिए कि हमारे पास 10 अरब डॉलर है। ये अब सूरत हाल है पाकिस्तान की इकॉनमी की। श्रीलंका के अंदर जो कुछ हो रहा है हम उससे बहुत दूर नहीं हैं। बचे इसलिए हुए हैं कि कुछ हमें तवक्को रहती है, आस रहती है और कुछ हम होप्स बिल्ड करते हैं कि हमें कुछ सऊदी अरब से मिल जाएगा, चाइना से $2.25 अरब आने वाला है, आईएमएफ से हमारी बातचीत चल रही है, मुआहदा हो जाएगा। तो एक डॉलर का ना होना इतना बड़ा क्राइसिस पैदा कर सकता है जो श्रीलंका के अंदर है। श्रीलंका में बाकी चीज़ें वहीं पे, ज़मीन भी वही हैं, लोग भी वही हैं, इकॉनमी भी वही है, लेकिन उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज ना होने से वो वक्त के ऊपर इंपोर्ट्स नहीं कर सके, उसकी पेमेंट्स नहीं कर सके, जिसकी वजह से फ्यूल ना होने से वहाँ एक फसादात फैले हुए हैं, फ़ौज लगी हुई है और लोग भी ज़ख्मी हैं और फ़ौज भी ज़ख्मी हो रही है। ये सूरत हाल हमने बचानी है और 21वां प्रोग्राम बार बार याद दहानी करानी पड़ती है। इसमें हमारी कोताहियों का दखल है, किसी फ़ॉरेन एजेंडे का, किसी और का दखल नहीं है। सबसे बड़ा कसूर हमारी अपनी कोताहियों का है, क्योंकि हम 30 अरब डॉलर की बरामदात करके 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करके ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने तरक्की की राह पे गामजन कर दिया था। ये तो साजिश होगी, ये तरक्की की राह नहीं थी, ये मसनूई काम था। और मसनूई काम से जब आप इन्फ्लेट करते हैं ना, किसी चीज़ को हवा भरते हैं तो हवा गुब्बारे में एक ख़ास हद तक तो भरें तो वो फूलता है, उसके बाद वो फट जाता है। हमारी इकॉनमी के साथ भी इस वक्त वही सूरत हाल और हर चंद साल के बाद हो रही है। और किसी एक को मैं नहीं मुर्द इल्ज़ाम ठहराता कि इमरान खान ने ये कर दिया, उससे पहले नून वालों ने किया था, उससे पहले किसी और ने किया होगा। सब बारी बारी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन जो ब्रॉडर रिफॉर्म्स दरकार हैं कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें, जो सरकारी शोबे में चलने वाले ऐसे इदारे हैं जो सालाना कई 100 अरब रुपए का खसारा करते हैं, उसको हम ख़त्म करके, बेच के, प्राइवेटाइज़ करके जान छुड़वा सकते हैं। वही पैसा गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम के ऊपर, तालीम आम करने के ऊपर, हेल्थ सेक्टर्स के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते। स्टील मिल्स कई साल पहले बेच देनी चाहिए थी, लेकिन स्टील मिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले के सबब अभी तक हमारे खाते में पड़ी हुई है। कई 100 अरब रुपया उसके बाद उसके खसारे पूरे करने पे जा चुके हैं। कई 100 अरब रुपया, कम से कम 500 अरब रुपया, इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। पीआईए, हम कहते हैं कि ये तो बड़ा ज़रूरी इदारा है, इसके बगैर तो नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। जहाज़ एक नहीं चलाया जाता उससे, लेकिन वो हमें ज़रूरी बहुत है उसको रखना। हर साल
सैकड़ों अरब उसके अंदर फूंक देते हैं, वो जहाज़ उसका उड़े नहीं या ना उड़े। इसी तरह बेशुमार इदारे, रेलवेज़ है, वापडा के अंदर जितनी चोरी हो रही है, लाइन लॉसेज उसके इस साइज़ के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसका स्टाफ भी ज़्यादा और उसके लाइन लॉसेज भी सस्टेनेबल लेवल से बहुत ऊपर। बलूचिस्तान के अंदर वापडा ट्यूबवेल्स का 300-400 अरब का हमने अपने कागज़ों के अंदर एक सर्कुलर डेट के अंदर एक फिगर पार किया हुआ है कि ये वापडा के ट्यूबवेल्स का पैसा जो बलूचिस्तान से आना है वो कभी भी नहीं आना, लेकिन हम एक ऐसे तरीक़ाकार के ऊपर ज़िंदा हैं जो सस्टेनेबल है ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स हमने इसी क्राइसिस के अंदर 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, 7-8% से शुरू करके उसको 14% के करीब ले गए हुए हैं। जो 2000 अरब रुपया इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाना चाहिए था, अब 4000 अरब, इसी साल 4000 अरब हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स में देना। वो 2000 अरब हम अगर वहाँ से बचा सकते हैं तो 2000 अरब हमें कम कर्जा लेना पड़ता, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। ये वो क्राइसिस है जिससे निकलने के लिए कुछ लोगों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, और वो पाकिस्तान के बड़े जो सरकर्दा लोग हैं, बड़ी सियासी जमातों के लोग हैं, उनका विजन क्लियर होना चाहिए। यहाँ कैपेसिटी का भी इशू है और शायद एक ब्रॉडर इशू के ऊपर कंसेंसस भी नहीं है। इसी तरह का एक और बड़ा इशू जो हमारे सामने है वो है अफ़गानिस्तान की सिचुएशन, टीटीपी के साथ कैसे करना है। चंद साल पहले नेशनल एक्शन प्लान बना था और नेशनल एक्शन प्लान के बाद एक कंसेंसस इवॉल्व हुआ और उस कंसेंसस के नतीजे में पाकिस्तान में जो रोज़ बम फट, उसका आपने सिलसिला हमेशा के लिए तोड़ दिया, उसका साइकिल ब्रेक कर दिया और उन लोगों के ऊपर काबू पा लिया जो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। अब आपने टीटीपी के साथ टॉक्स करनी है या नहीं करनी है। इमरान खान जो साजिश का इल्ज़ाम और गद्दारी के फतवे सादर कर रहे हैं, उसका हल कैसे होना है, इस चैप्टर को हमने क्लोज़ कैसे करना है। तो उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास, उसकी भी तवक्को है कि कमिंग डेज़ में हो। 21 की पहले तारीख आ रही है, लेकिन अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है। वेरी सून एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 1-2 रोज़ में हो। इन चैप्टर्स को क्लोज़ करके हमें पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने की खातिर कुछ करना पड़ेगा, और ये पाकिस्तान के लीडर्स अगर यहाँ डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो वो पाकिस्तान की बड़े सियासी रहनुमा कहलाने के लायक नहीं रहेंगे, मुस्तहिक नहीं रहेंगे, योद्धे के काबिल नहीं रहेंगे। ये इम्तहान की घड़ी है। मेरे ख्याल में श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसको देख के सबक सीखना चाहिए। PMLN की क़यादत को भी, PTI की क़यादत को भी और पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी, ये 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, इनके ऊपर बड़ा बोझ है। आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं प्रोग्राम साहब हैं PMLN से, कामिल अली आगा साहब हैं PML काफ से हमारे साथ, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के शुरू में इमरान खान के हम आपको 1 या 2 स्टेटमेंट सुनाते हैं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। न्यूट्रल 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 और उसको जिन अलकाबात से इमरान बुलाते हैं, मैं उसकी तइद नहीं करता, क्योंकि इन्हीं न्यूट्रल्स के सहारे 2018 में उनकी हुकूमत बनी थी। हमारे न्यूट्रल्स को भी अपना रोल रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। हुकूमत बनाने और गिराने में उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए, और हमारे सियासतदानों को भी हुकूमत बनाते हुए उनका सहारा तलाश करना छोड़ देना चाहिए। अपने बलबूते पे हुकूमत बनाएं, फिर रह सकते हैं तो रहें, गिर जाए तो गिर जाए। फिर आपको इस तरह गालियाँ बाद में नहीं निकालनी पड़ेगी जो आजकल निकाली जा रही हैं, पहले भी निकाली गई। और अभी वाली सिचुएशन ये है कि अभी सिर्फ ये नहीं है कि आपका रोल इलेक्शन में क्या था, अब तो हम कहते हैं कि गद्दारी कर दी है। सिराजुद्दौला और पता नहीं कौन कौन से मीर जाफ़र और क्या कुछ जलसों में कहा जा रहा है। इमरान खान का बयान न्यूट्रल के हवाले से दिखाएगा जी। अमेरिका से एक साजिश, जिससे यहाँ मीर जाफ़र और मीर सादक उनके साथ मिले, उसके बाद उन्होंने प्लान किया हमारी गवर्नमेंट गिराने का। मैंने जाके न्यूट्रल्स को मैंने उनको समझाया कि देखें, अगर ये साजिश हो रही है, बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल रहें, लेकिन ये जो साजिश हो रही है, अगर इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया गया इस साजिश के तहत, तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। फिर शौकत तरीन को कहा कि उनको बताओ कि ये वक्त नहीं है इस मुल्क के अंदर ये साजिश को कामयाब होने देने, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा हमारी माशत के ऊपर। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो टाइम था कि इस साजिश को नाकाम करने का। PTI की हुकूमत की अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस इन ऑफिस देखनी हो तो उसका एक टेस्ट जो भी FATF का रिव्यू हुआ है उसको सामने रख लें। FATF की कानून साजी के वक्त जिन कवानीन को पास करना था, इमरान खान अपोजिशन के साथ बात करने और उनके साथ बैठने पे आमादा नहीं थे। GHQ बराह रास्त, इस्टेब्लिशमेंट हमारी बराह रास्त, उसने अपोजिशन की पार्टीज़ को इंगेज किया और कवानीन जो पास करवाने थे उसके ऊपर जो इनपुट थी, जो लीगल रिक्वायरमेंट थी, मेरी इतला तो यह है कि उसके अंदर भी ज़्यादातर काम जो था वो हमारे वर्दी में जो मलबूस अफसर थे उनके ज़िम्मेदारी लगाई गई कि आप इसके ऊपर काम करें ताकि ये ग्रे लिस्ट से हम निकल जाएं, ब्लैक लिस्ट से बच जाएं और वाइट लिस्ट होने का काम शुरू हो जाए। और PTI भी और अपोजिशन की क़यादत भी, वो एक बड़ी मशहूर ज़माना मीटिंग है जो रात में खाने के वक्त मुलाकात हुई थी, जिसके बाद -1 का बहुत चर्चा हुआ था और इमरान खान ने अगले दिन आकर कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर कहा था कि मैं चला भी जाऊं तो बाकी लोग भी आके नैब के ऊपर वही काम करेंगे। तो जिन 2 शख्सियात की तरफ -1 का इशारा था, वो इनकी अपनी पार्टी के ही 2 लीडर हैं जो इनके आज भी दाएं और बाएं बैठे होते हैं।
वो -1 भी उसी FATF की मीटिंग के दौरान ही हुआ था। तो ये PTI की परफॉर्मेंस थी। अगर ख़ुद ये काम कर लेते, जो काम खुद इनका था, किसी और का नहीं था, उनसे मदद मांगी, या ये कह लें कि इनके हिस्से का काम उन्होंने डिलीवर किया, ये काम इमरान खान का था, इनकी जमात का था, जो इन्होंने नहीं किया, वहाँ हुआ, फिर आप उनसे शिकवे करते हैं और लंबी फहरिस्त है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। कामिल अली आगा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये एक फसाद वाली सूरत हाल है, कोई किसी के कौन सी सियासी जमात इन ऑफिस है या कौन सी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सबके लिए मुकद्दम रहना चाहिए, पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अभी पाकिस्तान की इकॉनमी भी डूब रही है, सिक्योरिटी और स्ट्रेटिजिक मैटर्स देखें तो उसके अंदर भी फ़ौज के सरबराह के हवाले से यूनिफॉर्म इन ऑफिस लोगों के ऊपर जो कुछ कहा जा रहा है, हमें इसके ऊपर कुछ सर जोड़ के बैठना चाहिए। हमारे बड़ों को, पाकिस्तानी कौम के जो रहनुमा हैं, उनको इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए वे फॉरवर्ड के ऊपर। देखें मलिक साहब, गुजारिश ये है कि पहले आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे, बात यह है कि डॉलर के ऊपर प्रेशर मेन चीज़ है, और दूसरी चीज़ जो है वो जो फ्यूल प्राइसेस हैं, सबसे बड़ी बात पेट्रोल के अलावा जो डीजल प्राइस है वो ये इन्फ्लेशन के लिए काफ़ी है। और फिर ये प्रेशर क्यों है, उसकी वजह है कि एक्सपोर्ट जो है वो ठप हो गई है एकदम से, क्योंकि लोड शेडिंग जो है, लाहौर जैसे शहर में अगर 14 घंटे बिजली जाएगी तो इसी तरह फैसलाबाद में जाएगी, तो ये इंडस्ट्री जो है वो तो ज़ाहिर है ये मुताज होती है अपना बिजली की और गैस की और अपना ये डीज़ल की। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर कम याब हो जाएंगी, उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा तो, और डॉलर के ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा। और आज तो इतनी ज़्यादा अफवाह गर्दिश कर रही थी कि ये कहीं रुकने वाला ही नहीं है, यानी कई लोग मुख्तलिफ फिगर्स बता रहे थे कि भी इतने का हो जाएगा, इतने का हो जाएगा। ज़ाहिर है जब तवातर के साथ हर रोज़ ₹1.27, ₹1.68, ₹1.30 ये कीमत बढ़ती चली जाएगी तो ये सारी इकॉनमी के ऊपर इसके असरात जो हैं वो मरतब होंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आम आदमी जिसकी तनख्वाह जो है बेचारे की 20-25 हज़ार है या 15 हज़ार है, वो गुजारा कहाँ कैसे करेगा, उसका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। यानी कोई बजट बना के देख ले, 60-70 हज़ार रुपये से कम किसी गरीब आदमी के अखराजात भी घर के जो है, अगर वो उसके 3 बच्चे भी हों तो वो नहीं बनते। तो ये सारी मैं समझता हूँ कि इसमें पॉलिसीज़ जो है वो एक तो सबसे बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपने वसाइल के ऊपर इन्हिसार करने के बजाय, देखें अगर हम ये बजट जो मैंने देखा है इसके अंदर मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इसकी जो अपना जो इनकम टैक्स नेट है उसको बढ़ाने की बजाय और दीगर टैक्सेस जो हैं उनका वसी करने की बजाय उसका नेटवर्क इन्होंने जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ही बोझ डाला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये 15 इकॉनमी के ऊपर तलाल चौधरी साहब से भी पूछ लें, लाजमीन की तरह एक तलाल चौधरी साहब से भी इकॉनमी पे पूछ लें, भी बात करें, ये जरूर करें बात, लेकिन मैं थोड़ी सी चंद लफ्जों में मैं मुकम्मल कर लूँ। गुजारिश ये है कि ये अगर हम अपने वसाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम यही कहते जाएंगे कि जनाब इमरान खान बहुत बुरा था, उसने 10 रुपए कम कर दिए, यानी अगर उसने अपने वसाइल से 10 रुपए कम कर दिए तो ये बुराई बन गई है, ये कोई तबाही बन गई बुराई थी। मैं आपसे यहाँ इख्तिलाफ रखता हूँ क्योंकि आप जिस क्राइसिस में फंसे हुए हैं, इस क्राइसिस की वजह यह है कि आपके पास पैसे नहीं। मलक साहब ये सारे $80 पे थी, ये फिगर्स की बातें हैं। देखें मेरी बात सुने, अगर कोई बंदा हेल्थ कार्ड देता है तो ये बुराई है। 10 लाख रुपया एक गरीब आदमी के जेब में कार्ड हो और वो बीमार हो, उसको इलाज मिल जाए, ये बुराई है। नौजवानों को अगर क्या नाम है करें मुख्तलिफ चीजों को, ये बुराई है। अगर आम आदमी को गरीब आदमी को पे गई तो उन्होंने 150 का कर दिया, अगर 125 पे चला गया। नहीं सर मलिक साहब ये बड़ी लंबी बहस है, आपके लिए क्राइसिस है, इसमें पढ़ेंगे तो फिर सर रियलिटी हमारे सामने श्रीलंका है, नेक्स्ट दूर भी नहीं जाना। ये कोई रियलिटी नहीं है, रियलिटी ये है कि हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है कि वो आम आदमी, गरीब आदमी और हर शहरी को वो सहूलत दे। पूरी दुनिया में सब्सिडी दी जाती है, यहाँ पे सब्सिडी दी गई
तो अगर अपने वसाइल से दी गई तो कोई क्या बुराई है? कामिल अली आगा साहब, एतराज आपका नहीं किया तो आपको क्या सियासी एतराज? एतबार से मैं तलाल साहब से चाहूंगा कि नहीं, मुझे इतराज ये है कि मेरा मुल्क मैं कोई सियासत नहीं कर रहा। सबसे पहले मलिक साहब, मैं कोई सियासत नहीं कर रहा। तलाल चौधरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो बात कर रहा हूं। कामिल अली आगा साहब की ये जो शिकायत है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और एक आम आदमी जिंदा नहीं रह सकता, ये हर एक पाकिस्तानी की शिकायत है और इसका जवाब आपको देना चाहिए। ये शिकायत इनकी दुरुस्त है, एक आम आदमी अब जिंदा नहीं रह सकता इस मौजूदा महंगाई के दौर के अंदर, क्या करें? मलिक साहब, मैं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बात ये चीजें जो है ये किताबी चीजें हैं। तलाल साहब, इंट्रोडक्शन दी, तलाल साहब, आपने इंट्रोडक्शन जो दिया है, देखिए इसका एक तो हल है डंग टपाओ, और वो हल जो है वो पाकिस्तान के लिए वो कोई सूदमंद साबित नहीं हुआ, और डंग टपाओ और वक्ती तौर पे जो भी कुछ किया गया उसका फिर 5 साल 4 साल बाद जाके उससे भी ज़्यादा चीज़ें बुरी हुई। देखिए, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी और एक कम अज़ कम 15-20 साल के लिए एक विजन जो है इस पूरी सियासी क़यादत को मिलकर देना चाहिए। पाकिस्तान की इस वक्त इसकी ये ज़रूरत जो है, मैं इसका कंपैरिजन खुदा न खास्ता सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा शदीद ज़रूरी है। APC के वाक़े से बड़ा क्राइसिस है इस वक्त मुल्क में, इकॉनमी का जो क्राइसिस है, क्योंकि हर गरीब आदमी का चूल्हा इससे जुड़ा है। ये मुमकिन नहीं है कि भी हम कोई चीज़ लेकर आए, उसकी कामिल अली आगा साहब मुखालफत करें, कामिल अली आगा साहब लेकर आए, उसकी आप मुखालफत करें। कम अज़ कम एज ए पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, और मैं समझता हूं कि PTI को बाकी सब कुछ हो जाएगा, इलेक्शन भी आ जाएंगे, इलेक्शन हो भी जाएंगे, हर चीज़ मुतालबे पूरे हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके लिए मिल बैठकर एक विजन और एक चंद नुकात पर इकट्ठे होकर ये हमें करना चाहिए। खुदा के लिए ये सबका पाकिस्तान है, इस पर हम एक मुश्तरका सोच अपनाएं। उसके अलावा हमारी मुखालफत है वो चलती रहेगी, इलेक्शन भी होगा, सियासत भी होगी, इंतखाब भी होगा, सब कुछ होगा। मेरा आपकी मैं इत्तेफाक करता हूँ इंट्रोडक्शन से, और जो आपने इंट्रो दिया है, मेरी गुजारिश एक ही हल है इसका, देर पा हल करेंगे तो हल होगा, डंग टपाओ कोई हल नहीं है। हमें मिलकर बैठकर एक मईशत पर एक मुआहदा करना चाहिए तमाम पार्टीज को, और अगले 15-20 साल उसको लेके चलना चाहिए, नहीं तो मामला नहीं ठहरेगा कहीं भी। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ हैं। मलिक बोस्तान साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा। कहीं ब्रेक लगाएगा? बिल्कुल, मैं तो एज ए जर्नलिस्ट भी पूछे ना तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं थक गया हूँ ये बार बार दोहरा के कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है रुपए वाला, ये हमें लेके बैठ जाएगा। कहाँ ब्रेक लगेगी मलिक बोस्तान साहब? मैं हल लगनी तो चाहिए। आज मिस्टर स्मिथ साहब ने जैसे कहा है कि 1-2 दिन में IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, तो ये ऐलान भी हो जाता है तो पाकिस्तान का रुपये और मैशत बहाल होने में इंशाल्लाह हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये दावा अगर साबित नहीं होता, जैसे पिछले कई दिनों से हो रहा है कि हम प्रोग्राम में जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो ये अगर हो गया तो इंशाल्लाह ऐलान के साथ ही $5 गिरेगा, और आगे दस्तखत हो जाते हैं तो $10 तक भी गिर सकता है इंशाल्लाह ताला। आपके ख्याल में रुपए की इस वक्त असल कदर इतनी है 210 है, या इससे बेहतर होना चाहिए? कोई 180, 85, 90 पे आना चाहिए? में जब तक कहते हैं ना वो फंड आते नहीं अकाउंट में पाकिस्तान के, तो वो $200 तक तो ठीक है। ये ऊपर वाला आर्टिफिशियली हुआ है, और इसकी वजह यही है कि बैंकों ने जब गारंटियां मांगी हैं फॉरेन कंपनियों ने, तो जिन बैंकों में एलसी खुल रही थी उनके पास डॉलर नहीं थे, और वो दूसरे बैंकों से जब खरीदने जाते हैं तो वो $2 से $3 डिमांड बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये $15 बढ़ा है, और ये मुफ्त में ही बढ़ा है। इतना अंडर वैल्यू है इस वक्त पाकिस्तानी रुपया। और जो ही ये हुकूमत को मैं समझता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हुकूमती सतह पे दोस्त ममालिक जितने भी हम ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं वो सारे दोस्त हैं पाकिस्तान के, और मुस्लिम ममालिक हैं, उनसे कहें कि हमारे अपनी कंपनी को कहे कि पाकिस्तानी बैंकों की LC एक्सेप्ट करें, और 100% मार्जिन की बजाय पहले की तरह 0 और 10 मार्जिन पे एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा इंटर बैंक में जो इस वक्त $120 मिलियन पर डे डिमांड है क्रूड ऑयल की और एनर्जी गैस की, तो ये कम हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी तो रुपया बढ़ेगा और डॉलर का रेट भी कम होगा। मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। IMF से बजट अंडरस्टैंडिंग की तवक्को है, अभी प्रोग्राम रिवाइव होने में टाइम लगेगा। वो हो सकता है कि इन डेज वो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, लेकिन एक क्राइसिस है। दोबारा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कामिल अली आगा साहब, आपको इसके ऊपर कोई हल निकालना पड़ेगा।
सारी सियासी जमातों का कभी एक प्रोग्राम नहीं हो सकता। मैं वो जो चार्टर ऑफ इकॉनमी है वो कहने के हद तक तो ठीक होता है कि आप एक कंसेंसस कर लें कि वे फॉरवर्ड के ऊपर, लेकिन वो प्रोग्राम हर जमात का अपना होगा। यहाँ क्राइसिस डॉलर का, निकलेंगे कैसे इससे? कुछ आप इस पर रोशनी डालेंगे? मलिक साहब, गुजारिश ये है, ये कतई तौर पे $1 मिलियन जो है उसकी किस्त अगर IMF से आ भी जाए तो ये जो क्राइसिस बने हुए हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 22 से 23 अरब डॉलर जो है वो एक साल में अदायगी हैं, और उसके अलावा 7 बिलियन डॉलर जो है वो तो बड़े फौरी इनको चाहिए अदायगियों के लिए, अगले 3 माह में इनको अदा करने हैं। वो एक अरब रुपया अगर आ भी जाएगा तो इन्होंने कोई ना कोई मोटरवे जैसा ड्रामा और ऑरेंज ट्रेन और वो क्या नाम है मेट्रो बस जैसा दिखावे वाला ड्रामा लगाना है। वो प्रेशर जो है वो तो खत्म होगा। रिमिटेंस जो है वो कम हो गई हैं, फॉरेन रिमिटेंस नहीं आ रही, कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट आपकी बंद हो गई है अब, और इस किस्म के मसाइल, उसकी वजह से डॉलर के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वो ये इनकी तोको जो है कि ये कल परसों जो है वो मीटिंग होगी IMF की, और कोई मीटिंग नहीं है। ये सारा झूठ और बिल्कुल बददियानती वाली बात है। ये अक्टूबर में जाके मैच्योर होगी, इससे पहले मैच्योर नहीं होना। IMF का मामला जो है ये मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूं, बार बार हमारी मीटिंग जो होती रही हैं इनके साथ। ये अक्टूबर से पहले मलिक साहब कतई तौर पे IMF वाली $1 मिलियन की जो किस्त है वो मैच्योर नहीं होगी। और ये तोको लगाए बैठे हैं कि जी वो सिर्फ फाइनल हो जाए तो शायद सऊदिया भी दे दे। सऊदिया ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट के लिए हम बंदे भेज देते हैं, वो उन्होंने भेज दिए हैं। वो हफ्ता 10 दिन यहाँ पे रहेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर उनके लिए फीजेबल हुआ, अब वो वाला सऊदिया नहीं है। ये एक ब्रेक आ गया जी, ब्रेक साथ रहेगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस का हम जिक्र कर रहे हैं और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का जो जल्द ही मुतवक्को है। ताहिर अशरफी साहब से भी कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर वो बात करें कि ये सऊदी अरब वाली इमदाद के। लेकिन पहले तलाल चौधरी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या पार्लियामेंट का कैमरा सेशन, क्या उसके ऊपर आप इन इशूज़ के ऊपर कोई कंसेंसस इवॉल्व कर सकते हैं कि ये इशूज़ हैं, हमें इसके ऊपर आगे बढ़ना है, सारी सियासी जमातें इस इशू के ऊपर सपोर्ट करें, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से बढ़कर पाकिस्तान है? देखिए मलिक साहब, हमारा तो माजी गवाह है और हमारे शदीद इख्तलाफात थे। धरना अरूज पे था जब APC का वाक़या हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सबको गले लगाया। हमने उस वक़्त मुश्किल तरीन तरमीम जिसकी सख्त मुखालफत थी बहुत सारी जमातों में, उसमें क्या कहते आर्मी कोर्ट्स थी, उसमें नेशनल एक्शन प्रोग्राम पे एग्री करने के लिए कई पॉइंट्स ऐसे थे, और मल्टीपल हुकूमत सी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, और वो तमाम चीज़ों को तमाम सियासी क़यादत ऑन बोर्ड हुई। 15 साल से दहशत गर्दी चल रही थी, हमारी फोर्सेस और हमारे तमाम वसाइल उसमें लगे हुए थे, कामयाबी नहीं हो रही थी। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जब पीछे खड़ी हुई तो वही रद्दुल फसाद और वही एक जो जंग थी दहशत गर्दी की, उसकी जीत सबकी हुई है, वो पाकिस्तान की जीत हुई है। सो हम इस वक्त सिर्फ एक सियासी जमात के तौर पे नहीं, एक पाकिस्तानी के तौर पर इस वक्त भी ये चाहेंगे कि पार्लियामेंट के फोरम पर और इस तमाम जमातें इकट्ठी होकर, मैंने दोबारा आपसे मैं कह रहा हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल से वो जैसे बड़ा वाकया था, पाकिस्तान की मईशत भी ये बहुत बड़ा एक जो क्राइसिस है, इसे मुस्तकिल हल करना चाहिए। अगर कोई कहे कि हमने इलेक्शंस के लिए इसको हल करना है तो 1-1.5 साल के लिए नून लीग आराम से हल कर लेगी। हम कोई 10-20 अरब डॉलर इधर उधर से ले आते हैं, डॉलर नीचे फेंकते हैं, पेट्रोल सस्ता करते हैं और इलेक्शंस में चले जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं मुस्तकिल हल हो। मुस्तकिल हल के बगैर पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। सो पाकिस्तान मुस्तकिल तभी चलेगा जब तमाम फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस कम अज कम पाकिस्तान की मईशत के बारे में इकट्ठी हो। अगर नहीं होगी, और सियासत के लिए बड़ी चीजें हैं और वो सियासत चलती रहेगी, ये इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारा तो दिल बड़ा है, हम सबको गले लगाएंगे। हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में PTI भी वापस आ जाए,
ये कोई छोटा क्राइसिस नहीं है, ये अपना रोल प्ले करे। इंतखाब पर भी बात कर लेंगे, इंतखाब भी करवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की मुस्तकबिल के साथ। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता श्रीलंका वाली जो बातें हो रही, तो कौन सा इंतखाब और कौन सा इलेक्शन और कौन सा इनकलाब। सो मेरा ख्याल है पहले पाकिस्तानी बनकर इस क्राइसिस को हल करना चाहिए, ताकि ये अगले 10-20 साल के लिए हम इस पाकिस्तान को स्टेबल कर सके। ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब, सऊदी अरब से हमें दो चीज़ों की तवक्को थी कि एक तो हमें कुछ कैश सपोर्ट मिल जाएगी, कुछ $2 अरब मिल जाएगा, जिससे हमारी रिजर्व की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, और दूसरा जो तेल हम लेते हैं मौखर अदायगी के ऊपर, उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, क्योंकि तेल की कीमतें डबल हो गई हैं। पहले 50 थी, अब 125 तक चली गई थी। उसके ऊपर कुछ पेशरफ्त है, आगे काम बढ़ नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मलिक साहब, मैं एक तो मेरे बड़े भाई हैं आगा साहब, मैं गुजारिश करूंगा इनसे भी, सारे अपने मुल्क के सियासतदानों से, मजहबी रहनुमाओं से, कि दोस्त ममालिक के हवाले से बगैर तहकीक के हमें बात नहीं करनी चाहिए। हमारे एक सनदकार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी बगैर तहकीक के बात कर दी, जो सऊदी वलियाहत के हवाले से बात की। सऊदी अरब के हवाले से बिल्कुल ये बात बड़ी वाज़ेह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को कभी भी मुश्किल हालात में जो है नहीं छोड़ेगा। जहां उनकी जरूरत होगी वो हमारे साथ आके खड़े होंगे। जिस चीज की जरूरत थी उन्होंने उसका ऐलान भी कर दिया। बाकी मामलात में भी वो मिफ्ताह इस्माइल साहब के साथ रुझान, लेकिन एक बात सारे ही कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट लें जितनी चाहिए आपको। बात यह है कि हम अपना सिस्टम ठीक करें। बिल्कुल ये कतई गलत बात है कि सऊदी अरब ने या किसी भी हमारे दोस्त ने हमें ये कह दिया है कि जी नहीं, हम आपकी कोई बात नहीं करेंगे और आप जनाब जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि अगले चंद दिनों में मामलात बेहतरी की तरफ हैं और बहुत बेहतर हो जाएंगे। मिफ्ताह इस्माइल के साहब के साथ सऊदी वजीर खजाना भी राब्ते में है। बाकी भी जो चीजें होने वाली हैं, इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात है। बाकी इन्वेस्टमेंट और ये चीजें ये मुस्तकिल हल है। ये मदद लेना, फिर 2 साल बाद जाए, फिर 3 साल बाद जाए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जिस तरह शहबाज शरीफ आ रहे हैं मालिक के हवाले से। ताहिर अशरफी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ बार बार कट रही है, इस पूरी नहीं और सुनी जाएगी। कामिल अली आगा साहब, फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इसके सामने ये सारे आइटम्स होने चाहिए, इकॉनमी समेत। अगर अफगानिस्तान में TTP से क्या हो रहा है उसके ऊपर भी बात करें, ये वो कौन सा मरासला था और कौन सी साजिश थी उस पर भी बात करें, लेकिन इकॉनमी पे भी बात होनी चाहिए। 210 का डॉलर कोई अच्छी खबर नहीं है, सबसे बड़ा क्राइसिस है इस वक्त। हमें इससे निकलना कैसे है? इन कैमरा सेशन में आप सारी सियासी जमातें बैठें और इसके ऊपर ब्रीफ लें हुकूमत से कि बताइए कि आगे कैसे बढ़ना है। मलिक साहब, एक मैं थोड़ा अर्ज कर दूं। मौलाना मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं और बड़े मुझे अजीज़ हैं, लेकिन मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ और मैं अपनी बात से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिलूंगा। सऊदीया ने जो कहा है वो ये कहा है कि जो $2-2.5 अरब आपको दिया हुआ है वो ज़र ज़मानत के तौर पे आपके पास पड़ा रहेगा, आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अदायगी का वक़्त आ चुका था, लेकिन आपको हम मज़ीद टाइम दे देते हैं ताकि वो आप अपने पास वो रखें। आप कामिल अली आगा साहब, मैं काम आपका थोड़ा आसान कर दूं। सऊदी अरब ने एक चीज बोली है कि जो उनका पैसा हमारे रिजर्व में पड़ा है $2 अरब, उसको वो रोल ओवर कर देंगे, वो हमसे वापस नहीं मांगेंगे। दूसरा, उनके IMF वही मैं कह रहा हूँ ना, दिसंबर में मैं यही कह रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं ना। मैं अगली बात दूसरा उन्होंने कहा SDR का उनका कोटा IMF के पास है, वो दिसंबर में उन्होंने कहा कि हम आपको दे देंगे, आप IMF से उधार ले लें। और तीसरा हिस्सा है उसका ऑयल के ऊपर, पाकिस्तान उनसे दरख्वास्त कर रहा है कि वो हमारी लिमिट बढ़ा दें, उसके ऊपर बात जारी है। हमारा तावन हमारे साथ उन्होंने ये किया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उन्होंने टीम भेज दी है, मेरे ख्याल में आज पहुंच चुकी है। वो 8-10 दिन यहाँ पे रहेगी, फिजिबिलिटी देखेगी, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकेगी, उनके लिए फिजिबल होगी तो वो इन्वेस्टमेंट का उन्होंने अंदिया। लेकिन हमारी मजबूरी तो कैश है, हमारे पास डॉलर होगा तो हम आगे चल सकेंगे। हमने अदायगियाँ करनी है, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे मसले जो हैं, हमने तो ये जो सर्कुलर डेट है वो भी अदा करना है। और सबसे बड़ी मुसीबत हमें जो है वो डॉलर की। मलिक साहब, आप याद रखें
सबसे बड़ा अजाब जो है पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने इस कौम के ऊपर, इस कौम का गला जो दबाया हुआ है वो कैपेसिटी पेमेंट है। ये आईपीयूज जितने आईपीपीज हैं उनके कैपेसिटी पेमेंट हमारा मसला है, और फिर उनकी अदायगी डॉलर के अंदर करने का जो पाबंदी है वो हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है। वरना हम अपने वसाइल से उस जगह पे नहीं पहुंचते थे किसी सूरत में जहां पे श्रीलंका पहुंचा हुआ है। हमें खतरा सिर्फ इन दो बातों की वजह से है। एक, हमने जो है हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, दूसरा यह है कि हमारी मुसीबत यह है कि कैपेसिटी पेमेंट जो हम कर रहे हैं, यानी बिजली हमारी पूरी नहीं हो रही। 14-14 घंटे हम प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जलील शरकपुरी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जलील शरकपुरी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अब आप किस जमात के साथ है, पहले तो ये वाजे कहते हैं ताकि मुझे सवाल पूछना भी आसान हो जाए। नून लीग के देखिए, गुजारिश ये है, मुझे थोड़ी सी हैरत होती है हमारे मीडिया पर्सन से भी। मतलब देखिए ना, मैं मुस्लिम लीग नून से मेंबर सूबाई असम्बली हूँ, ठीक है, और मुस्लिम लीग नून के साथ ही हूँ। मेरा इख्तलाफ राय था, वो इख्तलाफ राय उन्होंने पैदा किया था, मैंने नहीं किया था। किसने पैदा किया था सर? किसने पैदा किया था? मुस्लिम लीग नून के जो हमारे कह लें कई सीनियर एमएनए और एमपी। सर किसी का नाम तो बता दें। देखिए, जैसे सनाउल्लाह साहब ने कह दिया मेरे के खिलाफ राय के ऊपर कि हमने उसको पार्टी से निकाल दिया, तो मुझे था कि भी कैसे निकाल सकते हैं। मैं मुझे एमपी का टिकट दिया गया और मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं पार्टी के अंदर हूँ, तो सर बुज़दार साहब से आप किस हैसियत में मिलते थे? अगर किसी इशू के ऊपर इख्तिलाफ राय हो जाता है तो उसको खुशी से सुन लेना चाहिए। सर इख्तिलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न होता है, हमारे यहाँ सियासी जमातें सुनती नहीं है, लेकिन आप बुज़दार साहब से क्यों मिलते हैं? फाइनल फैसला तो पार्टी क़यादत का ही होता है, लेकिन कोई भी जूनियर वर्कर अपनी राय तो दे सकता है ना। तो मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने पार्टी छोड़ दी। सर बुज़दार साहब के पास जो मुलाकातें थी उनकी नोयत क्या थी? क्योंकि आप लोगों का एक बाकायदा ग्रुप बन गया था। बुज़दार साहब से जो मुलाकातें हैं वो किस कानून और आइन के तहत ममनू हैं। वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, आज भी इज्जत करता हूँ। मोहब्बत वाले आदमी थे, नहायत शरीफ आदमी थे, और बुज़दार साहब को जो फेल किया ब्यूरोक्रेसी ने फेल किया, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ बड़े नाइस आदमी थे। सर दरमियान में आपकी इमरान खान से भी मुलाकात हुई? इमरान खान साहब से मेरी मुलाकातें उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी रही हैं, बाद में भी रही हैं। तो सर आप अपनी पार्टी से बाला ही बाला इन दोनों से मुसलसल मुलाकातें करते रहे और एक ग्रुप था पूरा आपका। मुझे ये बताएं, क्या पार्टी रूल्स में ये लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब को नहीं मिलना? सर आपकी मुलाकात की नोयत वो नहीं थी, मतलब आपकी मुलाकात की नोयत ये थी कि आप अपनी पार्टी की लाइन क्रॉस कर चुके थे। शरकपुरी साहब आप भी और आपके चंद एक और साथी भी। वो मैंने नहीं ड्रॉप की थी, वो पार्टी के सीनियर्स ने अपनी मर्जी के तहत कुछ इख्तिलाफात अगर किए तो फिर मैं खामोश हो गया। और फिर अगर किसी एक ने बदतमीजी का माहौल पैदा किया असेंबली के अंदर, तो उसमें भी फिर मतलब कि कह लें पार्टी क़यादत की तरफ से खामोशी रही। बदतमीजी किसने की थी आपके साथ सर? चलो जो भी था उस बात को छोड़ें, लेकिन मतलब यह है कि मुझे था कि कम से कम एक बंदा बेवकूफ़ी करता है तो उसको कह लें डांट डपट करनी चाहिए या उसे कहना चाहिए। लेकिन क्या हमजा ने आपसे हामी भरी? हमजा ने आपसे, तनवीर साहब पर्सनल कहते रहे कि उसने बड़ा गलत किया है, मैं उसको माफी के लिए लेके आता हूँ, वो माफी मांग लेगा। तो लेकिन मैं कहता था जी माफी मैं मंगवाने की जरूरत नहीं है, ना मैं उसको मिलना चाहता हूँ। शरकपुरी साहब, क्या हमजा ने आपसे वादा किया कि वो उसके खिलाफ एक्शन लेगा जिसने आपसे बदतमीजी की थी? देखिए, उसको कंडम तो सारे करते रहे हैं, हर एक ने कहा उसने गलत किया था, तारड़ साहब ने भी इल फील किया, राणा तनवीर साहब कहते थे कि मैं उसे लेके आया तो आपसे माफी मांगता है। मैंने कहा नहीं, मुझे जरूरत नहीं है उसे माफी मंगवाने की, बस आप इतना कहें कि उसने जो किया गलत किया, ये ठीक नहीं था। तो वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने उस वक्त हिकमतन नहीं कहा, मैं भी फिर गुस्से से बैठा रहा, एक नाराजगी की वजह ये एक थी, फासला रहा। तो आज अगर उन्हें कह लें एक असेंबली का माहौल ऐसा बना है, उन्हें जरूरत पड़ी तो मुझे राणा तनवीर साहब ने जब टच किया तो मैंने कहा देखिए इख्तलाफ भी रहे, तो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं उस वक्त भी कहता था कि मैं अदम एतमाद करने की जो कोशिश है इसके खिलाफ हूँ। लेकिन अगर अदम एतमाद इन्होंने कर लिया तो कल को जो वोट देने का मरला आएगा, मैं पार्टी से नाराजगी के बावजूद पार्टी के पॉलिसी को वायलेट नहीं करूंगा। वो मेरी एक कमिटमेंट है, कानून के साथ भी, अखलाकियात के तहत भी, जहां पार्टी हुक्म करके मैं वोट दे दूंगा।
लेकिन बुजदार साहब के खिलाफ मैं अदम एतमाद करना मुनासिब नहीं समझता। तो आपने वोट डाला फिर हमजा को? नहीं, जब ये इलेक्शन हुए, चूंकि इलेक्शन ही दंगा मुश्ती का शिकार हो गए, मैं हमजा साहब को वोट देना चाहता था। सर शरकपुरी साहब, आप कमाल के आदमी हैं, आपको इख्तलाफ भी रहा इनसे, आपने इनको वोट भी नहीं दिया, इमरान खान से और बुज़दार से मुलाकातें भी करते रहे, फिर साथ उनके। जब पहली दफा इजलास था मैं वोट देने गया था जी, लेकिन उस वक्त इजलास हुआ नहीं। अच्छा, उसके बाद इजलास दंगा मुश्ती का शिकार हो गया, तो मैंने फिर सोचा कि इस माहौल से पीछे रहना बेहतर है। हमने वोट फिर किसी को भी नहीं दिया। चले, ठीक है ना। आप खुश रहिए। जलील अहमद शरकपुरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ शमूलियत की। आगा साहब, 1 मिनट में आप इस पे कमेंट करेंगे शरकपुर साहब की वापसी के ऊपर, और फिर मैं तलाल साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूं। नहीं, मैं नहीं करूंगा। ये हमारा पीर खाना है, हम ये हमारे पीरों की औलाद है, तो इनके मुतल्लिक कतई तौर पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। जलील अहमद शरकपुरी साहब से जो है ना सारे वो तबसरा करते हुए प्रेज करते हैं। मैंने 1-2 जर्नलिस्टों से भी सुना है, उन्होंने कहा वो पीर साहब है, मजहबी आदमी है, कोई तबसरा नहीं करना। तलाल चौधरी साहब से पूछते हैं। तलाल चौधरी साहब, आप कुछ बताएंगे? गुजारिश है जी कि पार्टी के साथ खड़े हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और मैं तो यकीनन बड़ा अच्छा समझता हूँ। और मेरा तो जिस तरह कामल अली आगा साहब ने कहा है, मेरे तो जड़ा वाला के साथ शरकपुर लगता है, और मेरे तो ज्यादा करीब है ये पीर साहब। तो मेरा ख्याल है मेरा भी लाहौर से ज्यादा करीब है, लाहौर से ज्यादा करीब है। गुजारिश ये है कि पार्टी के साथ खड़े हैं। शरकपुरी साहब खुशकिस्मत आदमी है, उनके ऊपर दोनों जमातों ने इस वक्त तबसरा नहीं किया। तो तलाल चौधरी साहब आपका भी और कामिल अली आगा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।